आज हम बात करेंगे 10 इंपॉर्टेंट ड्रग रूट्स के बारे में जिनके द्वारा बॉडी में दवाइयाँ दी जाती है और साथ ही हर रूट्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, ओरल रूट। यह सबसे कॉमन और आसान तरीका है उन मरीजों में जो आसानी से मुंह के द्वारा दवाइयाँ ले सकते हैं और उनको टॉलरेट कर सकते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है मोस्ट कन्वीनियंट, मतलब सबसे आसान और सरल तरीका है। नंबर 2, सेफ, मतलब सुरक्षित तरीका है। नंबर 3, कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर टू अदर रूट्स, मतलब अदर रूट्स की तुलना में इसमें खर्चा कम होता है। नंबर 4, गुड एब्जॉर्प्शन, मतलब जब आप ओरल रूट से दवाइयाँ लेते हैं तो मुंह से लेके आपकी इंटेस्टाइन तक लंबा स्पेस मिल जाता है दवाई को एब्जॉर्ब होने के लिए। अब बात करते हैं ओरल रूट के डिसएडवांटेज की। नंबर 1, के नॉट यूज्ड इन अनकोऑपरेटिव एंड कोमाटोस पेशेंट, मतलब जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं करते और जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उसमें हम ओरल रूट से दवाई नहीं दे सकते। नंबर 2, स्लो एब्जॉर्प्शन, तो इससे क्या होगा कि एक्शन भी स्लो होगी जिसकी वजह से हम इमरजेंसी मेडिसिन को ओरली रूट से यूज नहीं करते हैं। नंबर 3, डिग्रेडेशन ऑफ सब मेडिकेशन पार्ट्स बिफोर रीचिंग टू एब्जॉर्प्शन साइट इनटू ब्लड स्ट्रीम, मतलब दवाइयों का कुछ हिस्सा एब्जॉर्प्शन साइट पर पहुंचने के पहले ही खत्म हो जाता है। नंबर 4, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की पीएच कम होने से एसिडिक मीडियम होता है जिसकी वजह से कुछ ड्रग्स डिसॉल्व नहीं होती है। नंबर 5, इरिटेशन ऑफ म्यूकोजल लाइन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स, मतलब कुछ दवाइयों की वजह से म्यूकोजल लाइन और पूरा जीआई ट्रैक्ट में इरिटेशन हो सकता है। नंबर 6, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट। अब हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि जब दवाइयाँ ओरल रूट से ली जाती है तो सबसे पहले यहाँ लीवर में जाती है, फिर लीवर में इनका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है और उसके बाद यह एब्जॉर्ब होकर ब्लड के द्वारा ऑर्गन्स तक जाती है। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होता है कि कुछ ड्रग्स का एक्टिव पार्ट्स इनएक्टिव पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है जिससे ड्रग्स की एफिकेसी में कमी आती है। तो ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है। तो आसान शब्दों में कहें तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि दवाई का कुछ हिस्सा लीवर के द्वारा इनएक्टिव कर दिया जाता है। नंबर 7, फूड ड्रग इंटरेक्शन। जब दवाइयाँ ओरल रूट से ली जाती है तो हम साथ में खाना भी लेते हैं, तो इसकी वजह से खाने और दवाई के बीच में कुछ इंटरेक्शन हो सकता है। तो ये था आपका ओरल रूट और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओरल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने शेयर किए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 2 पे हमारा था सबलिंगुअल रूट, मतलब दवाई को जीभ के नीचे रख के दिया जाता है। इस रूट का यूज उन मेडिसिन में किया जाता है जिनका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हाई होता है, जैसे कि नाइट्रोग्लिसिन। अगर नाइट्रोग्लिसिन को हम ओरल रूट से देते हैं तो इसका 90% हिस्सा लीवर के द्वारा क्लियर कर दिया जाता है, मतलब इस दवाई का 90% हिस्सा एक्शन के पहले ही इनएक्टिव हो जाता है। तो इसलिए इस दवाई को हम सबलिंगुअल रूट से देते हैं। अब सबलिंगुअल रूट के एडवांटेज की बात करें, सबसे पहला होता है रैपिड एब्जॉर्प्शन, मतलब दवाई तेजी से एब्जॉर्ब होती है। नंबर 2, अगर दवाई का कोई साइड इफेक्ट दिख रहा है तो हम दवाई को तुरंत जीभ के नीचे से निकाल सकते हैं। नंबर 3, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब दवाई लीवर तक जाती नहीं है तो इसलिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बच जाती है। नंबर 4, जिन लोगों को दवाई निगलने में दिक्कत होती है उनके लिए सबलिंगुअल रूट सही होता है। नंबर 5, लो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। नंबर 6, इकोनॉमिकल, मतलब सस्ता होता है और कन्वीनियंट, मतलब आसान होता है। अब बात करते हैं सबलिंगुअल रूट के डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहला है कि इसमें लार्ज डोज में हम दवाई नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, ज्यादा सलाइवा या लार की मात्रा दवाई को जल्दी डिसॉल्व कर सकती है। नंबर 3, कड़वी दवाइयों को लेने में परेशानी हो सकती है। नंबर 4, इरिटेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा, मतलब ओरल म्यूकोसा का इरिटेशन हो सकता है। तो ये था हमारा सबलिंगुअल रूट्स, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने यहाँ शेयर किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 3 पे हमारा आता है रेक्टल रूट। इस रूट का यूज उन मरीजों में किया जाता है जिनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि डिस्पेजिया या इलियस, जिसकी वजह से क्या होता है दवाई इंटेस्टाइन तक नहीं पहुंच पाती है और एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो उस स्थिति में हम रेक्टल रूट का यूज करते हैं। इसके एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1, लार्ज अमाउंट में दवाई दे सकते हैं। नंबर 2, जो दवाइयाँ ओरल रूट से लेने पर स्टोमक की एसिडिटी की वजह से इनएक्टिव हो जाती थी उनको हम रेक्टल रूट से दे सकते हैं। नंबर 3, बच्चों और एल्डरली पेशेंट के लिए यहाँ सेफ और कन्वीनियंट रूट है। नंबर 4, इमरजेंसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी न्यूबॉर्न या नवजात शिशु को सीजर आ रहे हैं तो ऐसे में अगर उसके पास आईवी लाइन नहीं है तो हम रेक्टल रूट से दवाइयाँ दे सकते हैं। नंबर 5, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाईपास हो जाता है।
नंबर 6, अपर जीआई ट्रैक्ट की तुलना में ड्रग्स का डिग्रेडेशन या नुकसान कम होता है। अब बात करते हैं रेक्टल रूट के डिसएडवांटेज की। तो नंबर 1, हाइड्रोफिलिक ड्रग जैसे पेप्टाइड, एंटीबायोटिक्स, इनको हम रेक्टल रूट से नहीं दे सकते क्योंकि ये एब्जॉर्ब नहीं होती है। नंबर 2, कुछ ड्रग्स इरिटेशन करा सकती है जिसकी वजह से रेक्टल रूट में अल्सर हो सकते हैं या ब्लीडिंग भी हो सकती है। नंबर 3, रेक्टम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये था हमारा रेक्टल रूट और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने यहाँ शेयर किया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 4 पे हमारा था इंट्रावीनस रूट्स। तो इस रूट्स में इंट्राकेथ के द्वारा दवाई को सीधे ब्लड में दिया जाता है जिससे मेडिसिन सीधे ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है और तेजी से अपना असर दिखाती है। अब इस रूट्स के एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब दवाई को सीधे ब्लड में दे रहे हैं तो दवाई तेजी से अपना असर दिखाती है। नंबर 2, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऑफ लीवर, मतलब लीवर में जो दवाई का इनएक्टिवेशन होता है वो बच जाता है। नंबर 3, लार्ज अमाउंट कैन बी गिवन, मतलब इंट्राकेथ के द्वारा या सेंट्रल लाइन के द्वारा हम लार्ज अमाउंट में दवाइयाँ दे सकते हैं। नंबर 4, 100% बायो अवेलेबिलिटी, मतलब इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बच जाता है तो दवाई अपना पूरा असर दिखाती है। नंबर 5, जो दवाइयाँ ओरल रूट से लेने में दिक्कत आती है उनको हम आईवी रूट से दे सकते हैं। नंबर 6, बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज या कोमेटोस पेशेंट में यह रूट काफ़ी मददगार होता है। अब बात करते हैं इंट्रावेनस रूट के डिसएडवांटेज की। तो नंबर 1, पेन, तो इंट्राकेथ वाली साइड पे मरीज को दर्द हो सकता है। नंबर 2, चांस ऑफ इन्फेक्शन, कई बार इंट्राकेथ की जगह या सेंट्रल लाइन के द्वारा मरीज के शरीर में इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 3, रैपिड डिलीवरी और रैपिड एक्शन की वजह से एडवर्स इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नंबर 4, वेन्स के अंदर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस या नेक्रोसिस हो सकता है। नंबर 5, इंट्राकेथ वाली जगह पे स्वेलिंग आ सकती है, इंट्राकेथ आउट हो सकता है, उसकी वजह से दवाई आसपास के हिस्से में इकट्ठा हो जाती है और स्वेलिंग का कारण बन सकती है। तो ये था हमारा इंट्रावीनस रूट्स, इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज हमने शेयर किए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 5 पे हमारा आता है इंट्रामस्कुलर रूट। तो इसमें मसल्स के अंदर हम दवाई देते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, डिपोट फॉर्मुलेशन यूज़ करते हैं। और डिपोट फॉर्मुलेशन क्या होता है कि लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स का ऐसा फॉर्मुलेशन होता है जो कि मसल्स के अंदर जाके स्टोर हो जाता है और धीरे धीरे दवाई को रिलीज करता रहता है, जिसकी वजह से दवाई का असर लंबे समय तक बना रहता है। अब इंट्रामस्कुलर रूट के एडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला होता है यूनिफॉर्म वे, मतलब दवाई एक समान रूप से एब्जॉर्ब होती है। नंबर 2, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब दवाई तेजी से अपना असर दिखाती है। नंबर 3, अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नंबर 4, गैस्ट्रिक फैक्टर कैन बी अवॉइडेड। नंबर 5, वैक्सीनेशन के लिए यह रूट काफ़ी कॉमन होता है। अब बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट्स के डिसएडवांटेज की। तो नंबर 1, इसमें हम 10 ml से ज़्यादा दवाई नहीं दे सकते हैं। नंबर 2, इंजेक्शन की साइट पर पेन हो सकता है, एब्सेस बन सकता है। नंबर 3, गलत टेक्निक की वजह से नर्व डैमेज भी हो सकता है। नंबर 4, एक्सपेंसिव होता है। नंबर 5, जो मरीज खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देने पर लोकल हीमेटोमा, मतलब ब्लड का कलेक्शन हो सकता है। तो जब भी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाएं तो प्रिक करने के बाद उसको एस्पिरेट करके देखें, ताकि अगर उसमें ब्लड नहीं आ रहा है मतलब आपकी निडल मसल्स के अंदर ही है। तो ये था हमारा इंट्रामस्कुलर रूट, तो उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नंबर 6 पे हमारा था सबक्यूटेनियस रूट, मतलब इसमें स्किन के नीचे या फैटी टिश्यू के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है। इसमें 45 से 90 डिग्री के एंगल पे इंजेक्शन लगाया जाता है। कॉमन मेडिकेशन जो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है वो है इंसुलिन, हिपेरिन या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट के एडवांटेज की। तो सबसे पहले क्या होता है कि आसान और कन्वीनियंट होता है। नंबर 2, पेशेंट खुद अपना इंजेक्शन लगा सकता है। नंबर 3, निडल छोटी होने की वजह से इंजेक्शन साइट्स पर दर्द नहीं होता है। अब बात करते हैं सबक्यूटेनियस रूट के डिसएडवांटेज की। तो सबसे पहला है कि सिर्फ 2 ml तक की दवाई दे सकते हैं। नंबर 2, लार्ज अमाउंट में दवाई हम नहीं दे सकते हैं। नंबर 3, एब्जॉर्प्शन रेट को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नंबर 4, इंजेक्शन साइट को लगातार बदलना पड़ता है, नहीं तो दवाई एक ही जगह इकट्ठा हो जाती है और टिश्यू डैमेज का कारण बन सकती है। नंबर 5, रिपीटेड इंजेक्शन लगाने पर लोकल कॉम्प्लिकेशन जैसे इरिटेशन हो सकता है। तो ये था हमारा सबक्यूटेनियस रूट्स और इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमने शेयर किए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
नंबर 7 पे हमारा आता है ट्रांसडर्मल रूट। इसमें स्किन के ऊपर एक एडहेसिव पेंच लगा दिया जाता है जिसमें दवाई मौजूद होती है जो धीरे धीरे बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होती रहती है और अपना असर दिखाती है। ट्रांसडर्मल रूट के एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नंबर 2 लंबे समय तक लगातार दवाई डिलीवर कर सकते हैं। नंबर 3 सिस्टेमिक एडवर्स इफेक्ट कम होते हैं। नंबर 4 मरीज को दर्द भी नहीं होता है। अब बात करते हैं ट्रांसडर्मल रूट के डिसएडवांटेज की। नंबर 1 पेज के फॉर्मुलेशन से इरिटेशन, इरिदिमा या फिर एडिमा हो सकता है। नंबर 2 हाइड्रोफिलिक ड्रग एब्जॉर्ब नहीं होती है। नंबर 3 स्किन का बैरियर फंक्शन चेंज हो सकता है। तो यह था हमारा ट्रांसडर्मल रूट्स और इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नंबर 8 पे हमारा आता है इंट्रानेजल रूट। इस रूट में नोज के द्वारा दवाई डिलीवर की जाती है। इस रूट का उपयोग नेजल डिकंजेस्टेंट के लिए किया जाता है जिनका यूज हम कोल्ड में और एलर्जी में करते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट के अलावा डेस्मोप्रेसिन जो कि डायबिटीज इंसिपिडेस में यूज किया जाता है उसको भी हम इंट्रानेजल ही देते हैं। इंट्रानेजल रूट्स के एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 होता है नॉन इन्वेजिव और आसानी से यूज किया जा सकता है। नंबर 2 सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पेशेंट खुद यूज कर सकता है। नंबर 3 एब्सेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नंबर 4 बाईपास ब्लड ब्रेन बैरियर। और नंबर 5 लो रिस्क ऑफ ओवरडोज। अब बात करते हैं इंट्रानेजल रूट के डिसएडवांटेज की। नंबर 1 लो डिलीवरी एफिकेसी ड्यू टू म्यूकोजल इरिटेशन एंड नेजल एब्जॉर्प्शन। मतलब नेजल क्लियरेंस कम होने से दवाई कम एब्जॉर्ब होती है जिसकी दवाई की एफिशिएंसी कम हो जाती है। नंबर 2 लार्ज अमाउंट में ड्रग यूज नहीं कर सकते हैं। नंबर 3 एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। नंबर 4 पुअर नेजल परमिशन मतलब नाक के द्वारा दवाई धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है। नंबर 5 इंटरेक्शन ऑफ नेजल म्यूकोसा मतलब दवाई का नेजल म्यूकोसा के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। नंबर 6 इरिवर्सिबल डैमेज टू सिलियरी एंड नेजल म्यूकोसा मतलब नाक के अंदर की सीलिया या म्यूकोसा लेयर परमानेंट डैमेज हो सकती है। तो ये था हमारा नेजल रूट और इसके कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज। नंबर 9 पे हमारा आता है इनहेलेशनल रूट। तो इसमें मुंह के द्वारा दवाई पाउडर फॉर्म में या स्प्रे के फॉर्म में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर इनहेल की जाती है। इस रूट के द्वारा हाई पल्मोनरी एफिकेसी और मिनिमल साइड इफेक्ट वाली दवाइयाँ यूज की जाती है। इस रूट का इस्तेमाल अक्सर हम अस्थमा के लिए ब्रोंकोडायलेटर का यूज करने के लिए करते हैं। अब इस रूट के एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 आता है लार्ज सरफेस एरिया मतलब एल्यूलाई का लार्ज सरफेस एरिया दवाई को एब्जॉर्ब करने में मददगार होता है। नंबर 2 अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नंबर 3 प्रोक्सिमिटी टू ब्लड फ्लो मतलब लंग्स के अंदर दवाई तुरंत एब्जॉर्ब होकर सीधा ब्लड में जाती है। नंबर 4 ड्रग के इफेक्ट के लिए स्मॉल अमाउंट ही सफिशिएंट होता है। अब इस रूट के डिसएडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 प्रॉपर इनहेलेशनल टेक्निक इज रिक्वायर्ड मतलब मरीज को अच्छे से इनहेल करने की टेक्निक पता होना चाहिए वरना दवाई वेस्टेज हो जाती है। नंबर 2 ड्रग्स का स्मॉल अमाउंट ही दे सकते हैं। नंबर 3 में स्टिमुलेट कफ रिफ्लेक्स दवाई को मुंह के द्वारा लेने पे आपको कफ आ सकता है। नंबर 4 इरिटेशन ऑफ एयरवे को इरिटेट कर सकता है। और नंबर 5 कॉस्टली मतलब महंगा होता है। तो ये था हमारा इनहेलेशनल रूट और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। नंबर 10 पे हमारा आखिरी रूट आता है वेजाइनल रूट। तो इस रूट का इस्तेमाल क्रीम, ऑइंटमेंट, पेसेरी या टेबलेट देने के लिए किया जाता है। कॉमन मेडिकेशन जो कि वेजाइनल रूट से दी जाती है वो है वेजाइनल एस्ट्रोजन थेरेपी, कॉन्ट्रासेप्टिव रिंग्स, एंटीफंगल, एंटीबायोटिक्स। अब वेजाइनल रूट के एडवांटेज की बात करें तो नंबर 1 होता है अवॉइड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। नंबर 2 इफेक्टिव फॉर ओरल इनेक्टिव ड्रग्स मतलब जो दवाइयाँ ओरल रूट से लेने पे इनेक्टिव हो जाती थी उनको हम वेजाइनल रूट से दे सकते हैं। नंबर 3 हाई वेस्कुलराइजेशन मतलब ब्लड सप्लाई यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। नंबर 4 लो एंजाइम एक्टिविटी जिसकी वजह से ड्रग्स का डिग्रेडेशन कम होता है। नंबर 5 रिड्यूस साइड इफेक्ट इसमें साइड इफेक्ट कम होते हैं। अब बात करते हैं वेजाइनल रूट के डिसएडवांटेज की। नंबर 1 इरिटेशन मतलब दवाई वेजाइनल वाल को इरिटेट कर सकती है। नंबर 2 पर्सनल हाइजीन मतलब साफ सफाई का भी इशू हो सकता है। नंबर 3 इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। नंबर 4 कल्चरल सेंसिटिविटी मतलब कई लोग इस रूट को प्रेफर नहीं करते हैं। एंड नंबर 5 सम ड्रग्स आर सेंसिटिव टू वेजाइनल पीएच मतलब कुछ दवाइयाँ वेजाइना की पीएच के साथ सेंसिटिव हो सकती है। तो ये था हमारा वेजाइनल रूट और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट ड्रग्स रूट्स जिनके द्वारा हम दवाइयाँ देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेडिकल फील्ड की चीज़ों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे चैनल द इजी डॉक्टर से जुड़िए। कीप लर्निंग, कीप टीचिंग। नमस्कार।